ब्रूस ली ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी जो आज भी हर फील्ड में किसी गोल्डन रूल से कम नहीं है। I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. अपने दिमाग को खाली करो, फॉर्मलेस, शेपलेस बनो, बिल्कुल पानी की तरह, ताकि समय आने पर किसी भी चीज़ का आकार ले सको, किसी भी परिस्थिति से लड़ सको। मगर इस फिलॉसफी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है जब आपके आसपास के सभी लोग डिसिप्लिन, रिजिडिटी और बस किसी एक चीज़ पर फोकस करने को बोलते हैं। और बस यही हम जानेंगे आज के लॉ में, 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। ये कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब यूनान के राज्य इतने समृद्ध हो गए थे कि उन्हें खुद की ज़मीन की कमी पड़ने लगी और यहाँ से शुरुआत हुई उनकी भूख की। जिस भूख के चलते उन्होंने एशिया माइनर, सिसिली, इटालियन पेनिनसुला और यहाँ तक कि अफ्रीका में भी अपनी कॉलोनीज स्थापित की। और इन्हीं राज्यों में से एक राज्य था स्पार्टा। स्पार्टा का राज्य वैसे तो चारों ओर पहाड़ों और दूसरे राज्यों से घिरा हुआ था, लेकिन मेडिटेरियन तक पहुँच न होने के कारण स्पार्टियंस कभी भी समुद्री व्यापार करने के काबिल नहीं बन सके। लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर दिया और 100 से भी ज्यादा सालों तक चले संघर्षों से भरे हुए युद्ध में एक विशाल क्षेत्र पर जीत हासिल की, जो इतना बड़ा था कि उनके सभी नागरिकों को पर्याप्त जमीन मिल सके। लेकिन ये समाधान उनके लिए एक नई समस्या लेकर आया, एक ऐसी समस्या जो पहले वाली सभी समस्याओं से कई गुना बड़ी थी, निरंतर राज करने की समस्या। क्योंकि जिन प्रदेशों पर स्पार्टा ने युद्ध लड़कर जीत हासिल की थी, अब उनकी संख्या 10 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी थी, जिसका सीधा मतलब यह था ये बढ़ चुकी संख्या अपने हर पुराने जख्म और हर मिली हुई हार का उनसे बदला लेगी। लेकिन उनके पास इस समस्या का भी एक हल था, डिप्लोमेसी या इंटीग्रेशन नहीं, बल्कि खुद को और भी ज्यादा मजबूत और क्रूर बना लेना। क्योंकि उनका मानना था ये एकमात्र रास्ता है जिससे वो अपनी स्थिरता और अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते थे। स्पार्टा के लोगों के लिए ये सिर्फ कोई माइंडसेट नहीं था, बल्कि उनके जीने का एकमात्र तरीका था। उनको बचपन से सिखाया जाता था कि लड़ा कैसे जाता है और मारा कैसे जाता है। 7 साल की उम्र में हर स्पार्टन लड़के को उसकी माँ से अलग करके एक ब्रूटल मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम में डाल दिया जाता था, जहाँ पर उन्हें बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती। जो बच्चे कमज़ोर होते उन्हें पहाड़ों की गुफाओं में मरने के लिए छोड़ दिया जाता। उन्होंने किसी भी तरह के ट्रेड या फिर करेंसी के ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि उन्हें डर था ये पैसा उनके मिलिट्री डिसिप्लिन को खराब करेगा। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था बस खेती के ऊपर आधारित थी, जो कि उन्हीं लोगों द्वारा चलाई जाती थी जिन लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया था। वो अपने इस सिंगल माइंडेड फोकस से दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बन गए। वो अपनी गिनती से 10 गुना बड़ी फौज को भी हरा सकते थे, जिसका सबूत उन्होंने थर्मोपली के युद्ध में दिया, जब मात्र 300 स्पार्टियन सैनिकों ने पर्शिया की एक बहुत ही बड़ी आर्मी को रोक कर रखा था। वो किसी अल्टीमेट वेपन से कम नहीं थे, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ वही वेपन बने रहना चाहते थे।
मगर किसी हथियार को भी समय पर जांच और मरम्मत की ज़रूरत होती है। अगर समय से उसमें बदलाव न किए जाएं या तो वो आउटडेटेड होकर किसी काम का नहीं बचेगा या फिर जर्जर होकर खुद को ही बर्बाद कर लेगा। उन्हें किसी एम्पायर या कल्चर में दिलचस्पी नहीं थी। वो बस उसे डिफेंड करना चाहते थे जो उन्होंने पहले से जीत लिया था। दशकों बीत गए बिना किसी बदलाव के, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और राज्य बड़ी ही प्रमुखता से उभर रहा था, लेकिन ठीक स्पार्टा का विपरीत, जिसका नाम था एथेंस। जहां स्पार्टा ने लैंड्स को कॉन्कर किया, वहीं एथेंस ने समुद्र का रुख किया। कॉलोनीज बनाने के लिए नहीं, बल्कि ट्रेड के लिए। और यही साइकोलॉजी आती है। ट्रेड आपको मजबूर करता है अडेप्ट करने के लिए, डिफरेंट कल्चर्स को समझने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, फाइनेंसेस को इनोवेट करने के लिए। इन सिंपल टर्म्स, ट्रेड आपको मजबूर करता है फॉर्मलेस बनने के लिए। और ये अडेप्टेबिलिटी उनके लिए ट्रेड से पैदा हुई कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ती गई, वो रिजिड स्पार्टा के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बनते गए। और फिर वही होता है जिसका सबको डर था। 431 BC, इन दो राज्यों के बीच बढ़ रहा तनाव आखिरकार एक पेलोपोनेशियन वॉर में बदल जाता है। 27 सालों तक चलने वाला ये युद्ध, जिसमें हैरानी से जीत स्पार्टा की होती है, जैसे किसी चट्टान ने पानी को तोड़ दिया हो। स्पार्टा अब पूरे ग्रीस का शासक था। मगर यही तो दुविधा है रिजिडिटी की। आप अक्सर कोई लड़ाई तो जीत जाते हो, मगर एक जंग हार जाते हो। ये अनचाही जीत स्पार्टा के लिए किसी पॉइजन पिल जैसी साबित हुई, क्योंकि एथेंस की वेल्थ वो थी जिससे स्पार्टा हमेशा डरता था, जिस चीज के लिए स्पार्टा का सिस्टम कभी तैयार ही नहीं हुआ। क्योंकि स्पार्टन्स, जिन्हें युद्ध के बारे में तो सब कुछ पता था, लेकिन जब बात इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी की होती तो वो पूरी तरह से अनजान थे। क्योंकि उन्हें इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या फिर डिप्लोमेसी के बारे में कभी सिखाया नहीं गया, इसीलिए पैसे ने उनके मन में लालच जगा दिया। जो स्पार्टन गवर्नर्स एथेंस की धरती पर नेतृत्व के लिए भेजे गए, वो भी करप्शन का शिकार हो गए। पैसे ने उनके मन में लालच पैदा किया, जिसने उनके फेमस डिसिप्लिन को अंदर से सड़ा दिया। और लगातार हो रहे बदलावों की वजह से स्पार्टा दिन पर दिन कमजोर होता गया। अपनी सबसे बड़ी जीत के केवल 30 साल बाद स्पार्टा को सिटी ऑफ थीब्स चैलेंज करती है, और ल्यूक्टेरा की लड़ाई में अनबीटेबल स्पार्टन आर्मी रातों रात टूटकर बिखर जाती है। लगभग पलक झपकते ही उनका पूरा साम्राज्य धूल में मिल जाता है, और बस हमेशा के लिए उन धूल खा रही इतिहास की किताबों में दफन होकर रह जाते हैं। तो अब यहाँ सवाल आता है, आखिर स्पार्टा को मारा किसने? क्या वो थीब्स था? कुछ लोग कह सकते हैं, मगर नहीं। तो फिर क्या वो एथेंस था? आप लोग सही हो सकते हैं, मगर मेरे पास इससे बेहतर जवाब है। स्पार्टा को मारने वाला था खुद स्पार्टा, उनका अपना सिस्टम, जिसने परिस्थितियों के अनुसार बदलने से ही इनकार कर दिया। अब आपका यहाँ सवाल हो सकता है, ठीक है सीकर, ये तो रही हिस्ट्री की बात, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो चलिए इसको एवोल्यूशन के नज़रिए से देखते हैं। एक प्रोटेक्टिव शेल एक बेहतरीन डिफेंस होता है ना? मगर ये प्रोटेक्टिव शेल अपने अंदर के जीव को धीमा और आलसी बनाता है।
और साथ ही साथ एक आसान शिकार भी उनके लिए जो उनसे तेज और अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो जीव बिना किसी पैटर्न के अपनी दिशा बदल सकते हैं, वो हमेशा फूड चेन में ऊपर आते हैं। सेम केस यहाँ पर भी था। स्पार्टा अपने शेल के साथ में किसी कछुए की तरह धीमा और आलसी, और वहीं दूसरी तरफ एथेंस आसमान में उड़ रहे बाज की तरह किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। याद रखिएगा, रिजिडिटी डर से पैदा होने वाली एक प्रतिक्रिया है, और हमारा मन भी यही चाहता है कि बिना किसी बदलाव के हम भी किसी सुरक्षित लूप में जीते रहें। मगर दुनिया ऐसे नहीं चलती। टेक्नोलॉजीज़ बदलती हैं, मार्केट क्रैश होते हैं, सोशल मीडिया नॉर्म्स चेंज होते हैं, जिसका मतलब है अगर आप रिजिड हैं तो आप ज़रूर टूटेंगे। आपकी जॉब, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल ग्रोथ, ये सब अडेप्ट करने की एबिलिटी चाहते हैं। तो फॉर्मलेस बनिए, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, ताकि आप हर वो चीज़ हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं। वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, और मैं चाहूँगा आप इसका जवाब खुद को कमेंट्स में ईमानदारी से दें। आपकी लाइफ में वो स्पार्टन शेल क्या है? वो कौन से बिलीव्स, मेथड्स या प्लान्स हैं जिन्हें आपने इतना टाइटली पकड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने कभी आपको ताकतवर बनाया था, मगर आज की दुनिया के हिसाब से अडेप्ट करने से रोक रहे हैं? तो फॉर्मलेस बनिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इजंट अबाउट बीइंग अनब्रेकेबल, it's about being unbreakable because you cannot be caught. Until then, keep questioning, keep seeking. We will meet soon in another video.